नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो क्रिमिनल पोर्शन है। क्रिमिनल पोर्शन से तात्पर्य है कि हमारे यहाँ अगर कोई अपराध होता है तो उस अपराध को कैसे डील करते हैं और अपराध कहते किसको है, मीन्स क्राइम की परिभाषा क्या है और क्राइम में कौन कौन से मुख्य एक्ट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ही चाहिए ताकि हम उसको समझ सकें। ख़ास तौर से मैं स्पेसिफिक लॉ की अगर बात ना करूं, स्पेसिफिक क्राइम की बात ना करूं, तो फिर हमारे पास 3 विधियां हैं। 3 विधियों में सबसे पहले कि जो ये बताती है कि आखिर ये अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने पहले भी बताया है कि अपराधी की परिभाषा क्या है, तो पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी 3 विधियां हैं जो हमें पूर्ण रूप से न्याय दिलवाएंगी। तो सबसे पहले ये पता लगे कि आखिर जो कृत्य हुआ है, जो काम हुआ है, जो किसी ने कार्य किया है, वो अपराध है या नहीं है। उसके लिए भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे ये पता लगता है कि वाकई में अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब अपराध हुआ है, उस किसने किया है ये कैसे पता लगे। तो अपराध हुआ है और किसने किया है, इस बात को लेकर एविडेंस एक्ट हमारे पास है। तो हम एविडेंस कलेक्ट करते हैं, कि साक्ष्यों के माध्यम से ये बताते हैं कि वाकई में ये अपराध कहाँ, कब, कैसे हुआ और किसने किया और उसकी कितनी वैल्यू है, यानी कि उन साक्ष्यों की, उन एविडेंसेस की कितनी वैल्यू है जिनके आधार पर हम ये सिद्ध कर पाएंगे कि वाकई में अपराध हुआ कि नहीं हुआ, अपराध करने वाला कौन है और कौन निर्दोष है। अगली बात आती है कि न्यायालय में प्रक्रिया चलनी है, तो न्यायालय में प्रक्रिया कैसे चलेगी और इस पूरी की पूरी फाइल को कैसे हम बनाएंगे, उसके लिए हमारे पास क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से मतलब रहता है कि कोई भी क्राइम होने के बाद वो कैसे न्याय तक पहुंचेगा। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस के क्या पावर्स हैं, एफआईआर कैसे दर्ज होगी, कोर्ट कॉग्निजेंस कैसे लेगा, कॉग्निजेंस लेने के बाद ट्रायल कैसे चलेगा, ट्रायल में क्या कर सकता है, कोर्ट की पावर क्या है, व्यक्ति की पावर क्या है, व्यक्ति के अधिकार क्या क्या हैं और कोर्ट के अधिकार कर्तव्य क्या हैं, कैसे अपील फाइल होगी और कैसे उसमें विभिन्न स्टेजेस पर हम इंटरवीन करते हुए अगर कोई गड़बड़ होती है तो उसको कैसे सही करेंगे, ये सब कुछ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है। तो ऐसे ये मुख्य रूप से 3 क्राइम के 3 कानून हैं जिसमें इंडियन पिनल कोड, एविडेंस एक्ट और सीआरपीसी आती है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम ये कहें कि कोई स्पेसिफिक लॉ बना रखा है, तो स्पेसिफिक लॉ का मतलब ये होता है कि किसी भी एक विषय पर, किसी भी विषय पर स्पेसिफिकली हमने अलग से कानून पास कर रखे हैं। जैसे मैंने पहले चर्चा की कि यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, तो अनलॉफुल एक्ट प्रिवेंशन एक्ट एंड अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिर वो अनलॉफुल एक्ट कैसे हो, इसके लिए यूएपीए एक्ट हमने बना रखा है कि कोई भी कृत्य अनलॉफुल है या नहीं है। इसी प्रकार अगर हम कहते हैं करप्शन की बात है तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन लॉ बना रखा है। ऐसे हमने स्पेसिफिकली बहुत सारी विधियां बना रखी हैं जो स्पेसिफिक रूप से डील करती हैं। इन विधियों के प्रोसीजर के रूप में हमने कहा कि अगर किसी भी अपराध के लिए कोई स्पेसिफिक या अलग से कानून बना हुआ है, उस कानून में उसका प्रोसीजर दिया हुआ है, तो फिर हम इंडियन पिनल कोड उसमें नहीं उठाते और सीआरपीसी का भी इस्तेमाल नहीं करते। हम सीधा उसी कानून में जो भी उसने उस कृत्य को अपराध घोषित किया हो वहाँ से उठाते हैं और उसी में जो उसने प्रोसीजरल मैकेनिज्म दी हो कि कैसे एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे, कैसे बेल होगी, कैसे काम होंगे, कैसे निर्णय होंगे, इस बात को लेकर उसने वो स्पेसिफिक लॉ बनाकर रखा होगा। अगर उस स्पेसिफिक लॉ में प्रोसीजर नहीं दिया है तो हम वो प्रोसीजर सीआरपीसी से उठाते हैं। अगर उसमें एविडेंस कलेक्शन की व्यवस्था नहीं दी हुई है तो हम एविडेंस एक्ट उठाते हैं और जो अपराध हुआ है वो पूर्ण रूप से उस स्पेसिफिक लॉ में गवर्न नहीं होता तो हम स्पेसिफिक लॉ के कानूनों के साथ साथ इंडियन पिनल कोड में अगर वो कवर होता है तो इंडियन पिनल कोड से उसको गवर्न करते हैं। एक चीज़ और जो बहुत इंपॉर्टेंट और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक से ज़्यादा विधियों में कोई क्राइम दिया हुआ है, कोई एक ही कृत्य एक से ज़्यादा विधियों में दिया हुआ है, तो ये भी संभव है कि हम सभी विधियों के जो चार्जशीट जिस समय बनाते हैं उस समय सभी विधियों की धाराएं उसमें चार्जशीट में लगा देते हैं।
क्योंकि पुलिस कोई स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट नहीं होती, उसको जहाँ से जो चीज़ समझ में आती है उसके अनुसार वो उस पर चार्जेस लगा देता है, धाराएं लगाकर उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। अब कोर्ट की जिम्मेवारी बनती है कि वो ये निर्णय दे कि वाकई में जो कृत्य हुआ है वो कौन से कानूनों के तहत अपराध है, और अपराध है भी या नहीं है, तो कौन से विधियों में उसको सज़ा मिलेगी, कौन सी विधियों में उसको जमानत मिलनी चाहिए, कौन सी विधियां अच्छी खराब जो भी है वो न्यायालय निर्णय करेगा। लेकिन सामान्यतः एक सामान्य पुलिस को अगर हम कहेंगे तो फिर उसके पास 3 ही विधियां हैं जिनसे वो काम करता है। पहली उसके पास इंडियन पीनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, दूसरा उसके पास एविडेंस एक्ट, तीसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अब हम आ जाते हैं पहली विधि पर, जिसको हम कहते हैं इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में क्राइम, आखिर किसी भी देश में कहीं पर भी क्राइम की परिभाषा क्या है, तो याद रखने की बात है कि अगर पीनल लॉज में, चाहे वो इंडियन पीनल कोड हो या किसी अन्य पीनल लॉ में, किसी भी कृत्य को अपराध घोषित किया गया है सॉवरेन के द्वारा, उस देश की सरकार के द्वारा, तो फिर वो अपराध है, चाहे जो भी। अगर वो कहता है कि इस रोड को पार करना अपराध है, तो उस रोड को पार करना अपराध है। यदि वो कहता है आत्महत्या करने का प्रयास करना अपराध है, तो फिर वो अपराध है। यदि वो ये कहता है कि अपने अंगों को बेचना अपराध है, तो फिर वो अपराध है, भले ही वो उन अपने अंगों को किसी अपने ही विशिष्ट व्यक्ति को देना क्यों नहीं चाहता। तो अपराध की सिंपल एक डेफिनेशन है, वो ये है कि उस देश के या हमारे देश के कानूनों के द्वारा किसी कृत्य को अपराध घोषित किया गया हो और उस अपराध के बाबत उस पर कोई पीनल एक्शन की व्यवस्था दे रखी हो, यानी कि उस पर पनिशमेंट की व्यवस्था दे रखी हो। अगर ऐसा देकर रखा है तो फिर वो अपराध है, और ऐसी व्यवस्था नहीं दे रखी है तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपराध नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो सिविल विधियों में आता हो सकता है कि वो टॉर्ट में आता हो, यानी कि कुछ गलत हो गया, लेकिन अपराध वही है जिसको अपराध घोषित किया गया हो। अब बात ये आती है कि अपराध जब घोषित किया जाएगा तो अपराध हो तो गया, लेकिन क्या वो कृत्य अपराध की श्रेणी में है, घोषित किया है तो भी, तो फिर ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जिसने वो कार्य किया है, जिसकी वजह से गलत हुआ है, वो व्यक्ति अपराधी है कि नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कोई व्यक्ति अपराधी तभी है जब वो जानबूझकर कोई कृत्य करता है, यानी कि उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, और ऐसा जब उसको पता है कि वो जानबूझकर कर रहा है तो फिर वो अपराध है। यानी कि मैं दूसरे शब्दों में बात करना चाहूँ कि मेंस रिया, मन आशय, मन स्थिति। यदि कोई पागल है जिसके पास मस्तिष्क है ही नहीं और वो कई कार्य करता है, तो हो सकता है सामने वाले को चोट लगी हो सकता है सामने वाले को नुकसान हुआ हो, लेकिन करने वाले व्यक्ति ने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि अपराध करने के लिए मस्तिष्क का होना आवश्यक है और मानसिक रूप से अपराध किया जाता है। इसके लिए अगर हम एक सीरीज़ में बात करें तो वो सीरीज़ ये है कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई बात आती है तो सबसे पहले वो कहीं न कहीं वॉलनी, यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। फिर जो कुछ हुआ है उसने उसके संज्ञान में आया, उसके आधार पर उसने अपना मोटिव बनाया। मोटिव से मतलब है कि उसने एक आशय बनाया कि मैं ये करना चाहता हूँ। जो उसने आशय बनाया, उस आशय के आधार पर उसने तैयारी करना शुरू किया, और जो तैयारी उसने करनी शुरू की, उस तैयारी के आधार पर उसने एक मैकेनिज्म बनाई, उसने एक प्लान बनाया, और प्लान के आधार पर तैयारी, और तैयारी को ध्यान में रखते हुए कृत्य किया गया। भले ही सामने वाले को नुकसान हो पाया हो या न हो पाया हो, लेकिन अगर कृत्य किया गया है तो ये मानकर चलिए कि वो कृत्य अपराध है, क्योंकि पीनल लॉज में उसको अपराध घोषित किया गया हो। इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि मेंस रिया, जिसको हमने कहा मेंस रिया आखिर है क्या, यानी कि मन स्थिति क्या है, आशय क्या है। सबसे पहले कोई भी प्रकरण किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आना आवश्यक है। अगर उसके दिमाग में कोई बात आई, उस आने वाली दिमाग के बात के आधार पर उसने एक मोटिव बनाया कि हम ये करेंगे, कर सकते हैं। उस मोटिव के आधार पर उसने
प्लान बनाया, और ये जो प्लान है एक्टिव डिज़ाइन, ये एक्टिव डिज़ाइन ही मेंस रिया है, यानी कि दुराशय इसमें आ गया। और इस एक्टिव डिज़ाइन के आधार पर वो तैयारी करना शुरू करेगा, कुछ हथियार इकट्ठे करना शुरू किया, कुछ रैकी करनी शुरू की, कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश की, कुछ चीज़ें उसने सेटल करने की कोशिश करी। तो ये सब कुछ किस आधार पर चलने वाला है? ये सब कुछ चलने वाला है इस आधार पर कि उसने डिज़ाइन क्या बनाई थी, और ये जो उसने तैयारी की, इस तैयारी के बाबत उसने अब हमला कर दिया। हमले में मैंने कहा चोट लगी है या नहीं लगी है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब एक सामान्य सी बात करते हैं। कोई भी कृत्य, जब तक वो कृत्य में मेंस रिया ना हो तब तक वो अपराध नहीं होता। यानी कि अपराध करने के लिए मेंस रिया का होना आवश्यक है, और मेंस रिया का मतलब है कि एक्टिव डिज़ाइन होना ज़रूरी है, एक्टिव डिज़ाइन के लिए मोटिव होना ज़रूरी है, और मोटिव किसी न किसी बात पर आया हो। और केवल मेंस रिया अगर है, मैं अगर कहूँ कि केवल मेंस रिया है तो भी अपराध नहीं है। मेंस रिया के साथ साथ एक्टस रियूस के दो हिस्से बनते हैं, तैयारी और हमला। तो मेंस रिया के साथ एक्टस रियूस होना जरूरी है। तो हम अगर सिंपल शब्दों में कहें कि अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, अपराधी है कि नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति की मेंस रिया और एक्टस रियूस अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो हर हालत में वो अपराधी है। खाली मेंस रिया होती है लेकिन वो तैयारी नहीं करता तो फिर वो अपराध नहीं है। खाली उसने अगर बिना मेंस रिया के कोई कृत्य किया, कोई हमला किया है, तो भी वो अपराध नहीं है, जब तक कि इंडियन पीनल कोड ने उसको साफ तौर पर उस कृत्य में मेंस रिया एब्सेंट हो तो भी अपराध घोषित न किया हो। यानी कि अगर कुछ कृत्य ऐसे हैं जिसमें उसने कहा कि इसमें माफ़ी दी ही नहीं जा सकती, आपका इंटेंशन क्या था ये वैल्यू नहीं रखता। जैसे मैं आपको कहूँ कि कोई माइनर है, किसी माइनर को अपने साथ ले जाना, माइनर की कंसेंट भले ही वहाँ पर हो तो भी ये किडनैपिंग का मामला बनता है, क्योंकि माइनर की कंसेंट वैल्यू नहीं रखती। अब इसमें बहुत सारे अप एंड डाउन्स हैं जिन पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बात ये आती है कि कुछ मामलों में कंसेंट की, कुछ मामलों में मेंस रिया नहीं है तो भी इसको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मामला है कि जिसमें ये कहा गया है कि भले ही आप कानून का उल्लंघन न करना चाहते हो, फिर भी ये आपकी लायबिलिटी है कि आप ऐसा न करें। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मामला अगर ना हो तो फिर हमारे किसी भी मामले में मेंस रिया का होना आवश्यक है। बिना मेंस रिया के कोई क्राइम नहीं हो सकता। तो सिंपल शब्दों में कहें, खाली एक्टस रियूस यानी खाली प्रिपरेशन भी सफिशिएंट नहीं है, और खाली हमला भी सफिशिएंट नहीं है, और खाली मेंस रिया यानी कि एक्टिव डिज़ाइन भी सफिशिएंट नहीं है। इन दोनों का होना आवश्यक है। जब दोनों होंगे तो ही वो क्राइम कहलाएगा। इस पर बहुत सारे और मनन चिंतन रहते हैं, लेकिन ये तीन चीज़ें हैं जिसमें हमने कहा कि मेंस रिया, एक्टस रियूस, और तीसरा जिसमें मैं कहता हूं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये तीन चीज़ें ध्यान में रखेंगे तो ही कोई अपराध है। और अपराध सबसे पहला तो यह है कि अपराध घोषित किया जाना चाहिए कानून के द्वारा। पहले कानून ने उस कृत्य को अपराध घोषित किया, अब हम जब अपराधी ढूंढ रहे हैं, जिस व्यक्ति ने किया है वो अपराधी है कि नहीं है, उसके लिए ये तीन चीजें देखनी आवश्यक हैं। क्या उसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनती थी, क्या उसकी मेंस रिया थी यानी कि उसने डिजाइन बनाया था, मोटिव था, और क्या उसने प्रिपरेशन और हमला किया। कुछ मामलों को छोड़कर प्रिपरेशन भी अपराध नहीं होती। कुछ मामले जैसे डकैती डालने के लिए, देशद्रोह करने के लिए, किसी का रेप करने के लिए, ऐसे, या कॉइन छापने के लिए, करेंसी छापने के लिए, ऐसे 5 मामलों को छोड़कर इनकी प्रिपरेशन भी अपराध है। कोई भी कृत्य अपराध नहीं होता, और इन 5 मामलों में तैयारी भी अपराध होती है। बाकी सब में हमला होना आवश्यक है। हमले में चोट लगी या नहीं लगी, सपोज किसी ने गोली चलाई लेकिन सामने वाले को गोली नहीं लगी, किसी ने गोली चलाई, उसका जो गन थी वो गन मिस कर गई, वो गन खराब हो गई,
लेकिन आपने तो गोली मार दी ना, ये उसकी किस्मत थी कि उसकी गन, आपकी गन खराब हो गई, लेकिन आपने तो कृत्य कर दिया। वो मरा नहीं मरा, उसको चोट लगी नहीं लगी, ये वैल्यू नहीं रखता है, सिर्फ इतना ही अपराध हो जाता है। जैसे आपने आत्महत्या करने की कोशिश की, तो आत्महत्या करने की कोशिश, हत्या नहीं हुई, मरे नहीं, लेकिन आत्महत्या करने की कोशिश ही अपराध है। तो ये सब चीजें इसमें ध्यान में रखते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इंडियन पिनल कोड पर। किसी भी कानून में 3 पहलू होते हैं, बल्कि हम 4 पहलुओं की बात करें। क्रिमिनल लॉज में 4 पहलुओं की हम बात करते हैं। पहला पहलू यह है कि वो अपराध किस प्रकार का है। तो 3 प्रकार के अपराधों की हम बात करते हैं। पहला है एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि किसी शरीर के खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो मेरा हो, मेरे जानने वाले का हो या किसी और का हो, एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि उस किसी भी बॉडी को मैं नुकसान पहुंचाता हूं या पहुंचाना चाहता हूं। वो मिसकैरियज से लेकर हर्ट हो सकता है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, उसके हत्या हो सकती है, अटेम्प्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहली चीज़ ये जो चाहिए वो ये है कि एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। तो एक हिस्सा हो गया एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। दूसरा हिस्सा है एक्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी कि हम प्रॉपर्टी का नुकसान करना चाहते थे। चोरी का मामला है, लूट का मामला है, या मतलब डकैती का मामला है, या उद्धापन का मामला है, या मैं कहूँ कि जबरन वसूली का मामला है। ये सभी मामले एक्ट अगेंस्ट बॉडी आता है। और तीसरा प्रकार जो है वो एक्ट अगेंस्ट स्टेट, यानी कि राज्य के विरुद्ध। ना ही किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान करना चाहता हूँ और ना ही मैं किसी व्यक्ति का नुकसान करना चाहता हूँ, उसको चोट मारना चाहता हूँ। मैं जो कर रहा हूँ वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है एक्ट अगेंस्ट स्टेट, राज्य की संप्रभुता के विरुद्ध। यानी कि राज्य के विरुद्ध हमने स्टेटमेंट दे दिया, राज्य के विरुद्ध हम लोगों को भड़का रहे हैं, राज्य कहीं युद्ध लड़ रहा है, हम लोगों को इधर उकसा रहे हैं, या दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं, भारत की इंफॉर्मेशन दूसरे देशों को सप्लाई कर रहे हैं, जो सरकारी मशीनरी है उस मशीनरी को बाधा पहुंचा रहे हैं। ये सभी कार्य राज्य के विरुद्ध कार्य माने जाते हैं। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं जिसमें हमने कहा एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, एक्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी और एक्ट अगेंस्ट स्टेट। और चौथा पहलू जो इन तीनों को गवर्न करता है वो है जनरल डिफेंस, यानी कि हमारे बचाव क्या है। अगर मैंने सपोज सरकार के विरुद्ध कोई बात कही और मैं सरकार के विरुद्ध कोई बात कहता हूं, तो क्या उस मेरा इंटेंशन अगर अच्छा है, मैं सरकार के विरुद्ध इस इंटेंशन से बात नहीं कर रहा हूं कि सरकार को नुकसान हो या देश को नुकसान हो, तो फिर हम उसको जनरल एक्सेप्शंस में लेकर जाते हैं। हमने किसी व्यक्ति का ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में वो व्यक्ति मर गया, तो मैं तो अच्छे इंटेंशन से काम कर रहा था, लेकिन ऑपरेशन तो मैंने ही किया, इंटेंशनली ऑपरेशन मैंने किया, और मैंने ही ऑपरेशन करते समय उसकी, मेरे ऑपरेशन के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई। या मैं जज हूँ, मैंने कोई निर्णय दिया, किसी को फांसी की सजा बोल दी, जो मेरे पास तथ्य आए उनके आधार पर बोल दी, बाद में पता लगा वो तो सब गलत था। तो ऐसे मामलों में जनरल डिफेंसेस होती हैं जिसमें कि व्यक्ति अपनी रक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा और राज्य की रक्षा करने के उद्देश्य से या फिर धोखे से या मिस्टेक से कोई कार्य करता है, बिना इंटेंशन के कोई कार्य करता है, हो जाता है। जैसे कोई बस निकल रही है और बस की ब्रेक फेल हो गई, ड्राइवर उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो एक तरफ 2 लोग खड़े हैं और एक तरफ 10 लोग खड़े हैं। अब ड्राइवर 2 लोगों की तरफ अपनी बस मोड़ देता है और 10 लोगों को बचा ले जाता है। तो ड्राइवर इंटेंशनली किसी को मारना नहीं चाहता, बड़े अपराध को, ज़्यादा नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान करता है, क्योंकि चीज़ें उसके हाथ से, कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। तो ये 2 लोग जो मरे, ये अपराध नहीं है, ये डिफेंस में आता है। पागलपन के दौरे के दौरान, कोई नशेबाजी के दौरान, या किसी और इडियटनेस की वजह से, या फिर वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा था। सेना सपोज बॉर्डर पर काम कर रही है और बॉर्डर पर काम करते समय सेना ने कुछ लोगों को मार दिया, जिसमें कुछ निर्दोष लोग भी मर गए, क्योंकि आतंकवादियों पर गोली चलाई गई थी और उन आतंकवादियों के बीच में 2-3 निर्दोष लोग भी थे। अब उन निर्दोष लोगों को मारने के हत्या का मुकदमा लग सकता है, लेकिन ये जनरल डिफेंस में आता है। इसमें आपको क्षम्य माना गया है। कोई कम्युनिकेशन करता है, ये कहता है कोई डॉक्टर कि भाई तुम अपने परिवार वालों से मिल लो, तुम्हारा ऑपरेशन करने जा रहे हैं,
ऐसे में वो पेशेंट को ये महसूस होता है कि परिवार वालों से मिलने के लिए डॉक्टर कह रहा है, इसका मतलब मैं मरने की संभावना है और मैं मर सकता हूँ, और ऐसा सोचकर उसका हार्ट अटैक हो जाता है या ब्रेन हेमरेज हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो डॉक्टर ने तो अच्छे इंटेंशन से चूंकि कहा है, इसलिए हमने डिफेंस में उसको रखा है। सपोज कोई प्राइवेट डिफेंस में करता है, किसी का रेप करने का प्रयास कोई व्यक्ति करता है और वो करते समय, वो ऐसा होते समय वो अपनी प्रतिरक्षा में सामने वाले की मृत्यु कारित कर देता है। कोई मुझे गोली मारने जा रहा है, उसकी गोली चलती उससे पहले मैंने उसको मार दिया। तो ऐसी सभी चीजें जहां पर हमको डिफेंस दी, जहां पर हमें अपनी रक्षा, अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा और व्यक्तियों की रक्षा करने का अधिकार जनरल डिफेंस में दिया गया है, वो अपराध नहीं आते। तो अपराध की जब हम संज्ञा देते हैं, अपराध पर जब हम डिस्कशन करते हैं, तो ये 4 चीजें अपने को ध्यान रखनी ही चाहिए कि ये अपराध के 4 पहलू हैं। फिर से एक बार बताता हूं। पहला पहलू एक्ट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी है, दूसरा एक्ट अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तीसरा एक्ट अगेंस्ट स्टेट है, यानी कि सॉवरेन, सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ, और चौथा उस इन तीनों में ही डिफेंसेस, अगर मेरी गलती नहीं है लेकिन वो हो गया है, ऐसा लगता है कि ये गलत हो गया है, सामने वाला मर गया है, तो डिफेंस हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब इस